और आज का दिन बहुत खास है। आज कारगिल विजय दिवस है। 21 साल पहले आज के ही दिन कारगिल के युद्ध में हमारी सेना ने भारत की जीत का झंडा फहराया था। साथियों, कारगिल का युद्ध जिन परिस्थितियों में हुआ था वो भारत कभी नहीं भूल सकता। पाकिस्तान ने बड़े बड़े मंसूबे पालकर भारत की भूमि हथियाने और अपने यहाँ चल रहे आंतरिक कलह से ध्यान भटकाने को लेकर दुस्साहस किया था। भारत तब पाकिस्तान से अच्छे संबंधों के लिए प्रयासरत था, लेकिन कहा जाता है ना, बैरू अकारन सब काहू सौ, जो कर हित अनहित ताहू सौ। यानी दुष्ट का स्वभाव ही होता है हर किसी से बिना वजह दुश्मनी करना। ऐसे स्वभाव के लोग जो हित करता है उसका भी नुकसान ही सोचते हैं। इसलिए भारत की मित्रता के जवाब में पाकिस्तान द्वारा पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश हुई थी, लेकिन उसके बाद भारत की वीर सेना ने जो पराक्रम दिखाया, भारत ने अपनी जो ताकत दिखाई, उसे पूरी दुनिया ने देखा। आप कल्पना कर सकते हैं, ऊंचे पहाड़ों पर बैठा हुआ दुश्मन और नीचे से लड़ रही हमारी सेनाएं, हमारे वीर जवान। लेकिन जीत पहाड़ की ऊंचाई की नहीं, भारत की सेनाओं के ऊंचे हौसले और सच्ची वीरता की हुई। साथियों, उस समय मुझे भी करगिल जाने और हमारे जवानों की वीरता के दर्शन का सौभाग्य मिला। वो दिन मेरे जीवन के सबसे अनमोल क्षणों में से एक है। मैं देख रहा हूं कि आज देश भर में लोग कारगिल विजय को याद कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक हैशटैग करेज इन करगिल के साथ लोग अपने वीरों को नमन कर रहे हैं। जो शहीद हुए हैं उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मैं आज सभी देशवासियों की तरफ से हमारे इन वीर जवानों के साथ साथ उन वीर माताओं को भी नमन करता हूं जिन्होंने मां भारती के सच्चे सपूतों को जन्म दिया। मेरा देश के नौजवानों से आग्रह है कि आज दिन भर कारगिल विजय से जुड़े हमारे जाबाजों की कहानियां, वीर माताओं के त्याग के बारे में एक दूसरे को बताएं, शेयर करें। मैं साथियों आपसे एक आग्रह करता हूं। आज एक वेबसाइट है www.gallantryawards.gov.in। आप उसको जरूर विजिट करें। वहां आपको हमारे वीर पराक्रमी योद्धाओं के बारे में, उनके पराक्रम के बारे में बहुत सारी जानकारियां प्राप्त होगी। और वो जानकारियां जब आप अपने साथियों के साथ चर्चा करेंगे, उनके लिए भी प्रेरणा का कारण बनेगी। आप जरूर इस वेबसाइट को विजिट कीजिए और मैं तो कहूंगा बार बार कीजिए। साथियों, कारगिल युद्ध के समय अटल जी ने लाल किले से जो कहा था वो आज भी हम सभी के लिए बहुत प्रासंगिक है। अटल जी ने तब देश को गांधी जी के एक मंत्र की याद दिलाई थी। महात्मा गांधी का मंत्र था कि यदि किसी को कभी कोई दुविधा हो कि उसे क्या करना क्या न करना, तो उसे भारत के सबसे गरीब और असहाय व्यक्ति के बारे में सोचना चाहिए। उसे ये सोचना चाहिए कि जो वो करने जा रहा है उससे उस व्यक्ति की भलाई होगी या नहीं होगी। गांधी जी के इस विचार से आगे बढ़कर अटल जी ने कहा था कि करगिल युद्ध ने हमें एक दूसरा मंत्र दिया है। ये मंत्र था, कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले हम ये सोचें कि क्या हमारा ये कदम उस सैनिक के सम्मान के अनुरूप है जिसने उन दुर्गम पहाड़ियों में अपने प्राणों की आहुति दी थी। आइए अटल जी की आवाज में ही उनकी इस भावना को हम सुने, समझे और समय की मांग है कि उसे स्वीकार करें। हम सभी को याद है कि गांधी जी ने हमें एक मंत्र दिया था। उन्होंने कहा था कि यदि कोई दुविधा हो कि तुम्हें क्या करना है
तो तुम भारत के उस सबसे असहाय व्यक्ति के बारे में सोचो और स्वयं से पूछो कि क्या तुम जो करने जा रहे हो उससे उस व्यक्ति की भलाई होगी। कारगिल ने हमें दूसरा मंत्र दिया है, कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले हम ये सोचें कि क्या हमारा ये कदम उस सैनिक के सम्मान के अनुरूप है जिसने उन दुर्गम पहाड़ियों में अपने प्राणों की आहुति दी थी। साथियों, युद्ध की परिस्थिति में हम जो बात कहते हैं, करते हैं, उसका सीमा पर डटे सैनिक के मनोबल पर, उसके परिवार के मनोबल पर बहुत गहरा असर पड़ता है। ये बात हमें कभी भूलनी नहीं चाहिए और इसलिए हमारा आचार, हमारा व्यवहार, हमारी वाणी, हमारे बयान, हमारी मर्यादा, हमारे लक्ष्य, सभी कसौटी में ये जरूर रहना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं, कह रहे हैं, उससे सैनिकों का मनोबल बढ़े, उनका सम्मान बढ़े। राष्ट्र सर्वोपरि का मंत्र लिए एकता के सूत्र में बंधे देशवासी हमारे सैनिकों की ताकत को कई हजार गुना बढ़ा देते हैं। हमारे यहाँ तो कहा गया है ना, संगे शक्ति कलो युगे। कभी कभी हम इस बात को समझे बिना सोशल मीडिया पर ऐसी चीजों को बढ़ावा दे देते हैं जो हमारे देश का बहुत नुकसान करती है। कभी कभी जिज्ञासावत फॉरवर्ड करते रहते हैं, पता है गलत है लेकिन करते रहते हैं। आजकल युद्ध केवल सीमाओं पर ही नहीं लड़े जाते हैं, देश में भी कई मोर्चों पर एक साथ लड़ा जाता है और हर एक देशवासी को उसमें अपनी भूमिका तय करनी होती है। हमें भी अपनी भूमिका देश की सीमा पर दुर्गम परिस्थितियों में लड़ रहे सैनिकों को याद करते हुए तय करनी होगी। मेरे प्यारे देशवासियों, पिछले कुछ महीनों से पूरे देश ने एकजुट होकर जिस तरह कोरोना से मुकाबला किया है, उसने अनेक आशंकाओं को गलत साबित कर दिया है। आज हमारे देश में रिकवरी रेट अन्य देशों के मुकाबले बेहतर है। साथ ही हमारे देश में कोरोना से मृत्यु दर भी दुनिया के ज्यादातर देशों से काफी कम है। निश्चित रूप से एक भी व्यक्ति को खोना दुखद है, लेकिन भारत अपने लाखों देशवासियों का जीवन बचाने में सफल भी रहा है। लेकिन साथियों, कोरोना का खतरा टला नहीं है। कई स्थानों पर यह तेजी से फैल रहा है। हमें बहुत ही ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। हमें ये ध्यान रखना है कि कोरोना अब भी उतना ही घातक है जितना शुरू में था। इसलिए हमें पूरी सावधानी बरतनी है। चेहरे पर मास्क लगाना या गमछे का उपयोग करना, 2 गज की दूरी, लगातार हाथ धोना, कहीं पर भी थूकना नहीं, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना, यही हमारे हथियार हैं जो हमें कोरोना से बचा सकते हैं। कभी कभी हमें मास्क से तकलीफ होती है और मन करता है कि चेहरे पर से मास्क हटा दें। बातचीत करना शुरू करते हैं, जब मास्क की जरूरत होती है ज्यादा, उसी समय मास्क हटा देते हैं। ऐसे समय मैं आपसे आग्रह करूंगा, जब भी आपको मास्क के कारण परेशानी फील होती हो, मन करता हो उतार देना है, तो पल भर के लिए उन डॉक्टर्स का स्मरण कीजिए, उन नर्सों का स्मरण कीजिए, हमारे उन कोरोना वॉरियर्स का स्मरण कीजिए। आप देखिए, वो मास्क पहन करके घंटों तक लगातार हम सबके जीवन को बचाने के लिए जुटे रहते हैं। 8-8, 10-10 घंटे तक मास्क पहने रखते हैं। क्या उनको तकलीफ नहीं होती होगी? थोड़ा सा उनका स्मरण कीजिए, आपको भी लगेगा कि हमें एक नागरिक के नाते इसमें जरा भी कोताही न बरतनी है, न किसी को बरतने देनी है। एक तरफ हमें कोरोना के खिलाफ लड़ाई को पूरी सजगता और सतर्कता के साथ लड़ना है, तो दूसरी ओर कठोर मेहनत से व्यवसाय,
नौकरी, पढ़ाई, जो भी कर्तव्य हम निभाते हैं उसमें गति लानी है, उसको भी नई ऊंचाई पर ले जाना है। साथियों, कोरोना काल में तो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों ने पूरे देश को दिशा दिखाई है। गांवों से स्थानीय नागरिकों के, ग्राम पंचायतों के अनेक अच्छे प्रयास लगातार सामने आ रहे हैं। जम्मू में एक गांव त्रेवा ग्राम पंचायत है। वहां की सरपंच हैं बलबीर कौर जी। मुझे बताया गया कि बलबीर कौर जी ने अपनी पंचायत में 30 बेड का एक क्वारंटाइन सेंटर बनवाया। पंचायत आने वाले रास्तों पर पानी की व्यवस्था की, लोगों को हाथ धोने में कोई दिक्कत ना हो इसका इंतजाम करवाया। इतना ही नहीं, ये बलबीर कौर जी खुद अपने कंधे पर स्प्रे पंप टांग कर वॉलंटियर्स के साथ मिलकर पूरी पंचायत में आसपास के क्षेत्र में सैनिटाइजेशन का काम भी करती है। ऐसी ही एक और कश्मीरी महिला सरपंच है गांदरबल के चौंटलीवार की जैतूना बेगम। जैतूना बेगम जी ने तय किया कि उनकी पंचायत कोरोना के खिलाफ जंग लड़ेगी और कमाई के लिए अवसर भी पैदा करेगी। उन्होंने पूरे इलाके में फ्री मास्क बांटे, फ्री राशन बांटा। साथ ही उन्होंने लोगों को फसलों के बीज और सेब के पौधे भी दिए ताकि लोगों को खेती में, बागवानी में दिक्कत ना आए। साथियों, कश्मीर से एक और प्रेरक घटना है। यहाँ अनंतनाग में म्युनिसिपल प्रेसिडेंट है श्रीमान मोहम्मद इकबाल। उन्हें अपने इलाके में सैनिटाइजेशन के लिए स्प्रेयर की जरूरत थी। उन्होंने जानकारी जुटाई तो पता चला कि मशीन दूसरे शहर से लानी पड़ेगी और कीमत भी होगी 6 लाख रुपए। तो श्रीमान इकबाल जी ने खुद ही प्रयास करके अपने आप स्प्रेयर मशीन बना ली और वो भी केवल 50,000 रुपये में। ऐसे कितने ही और उदाहरण हैं। पूरे देश में कोने कोने में ऐसी कई प्रेरक घटनाएं रोज सामने आती हैं। ये सभी अभिनंदन के अधिकारी हैं। चुनौती आई, लेकिन लोगों ने उतनी ही ताकत से उसका सामना भी किया। मेरे प्यारे देशवासियों, सही अप्रोच से, सकारात्मक अप्रोच से हमेशा आपदा को अवसर में, विपत्ति को विकास में बदलने में बहुत मदद मिलती है। अभी हम कोरोना के समय भी देख रहे हैं कि कैसे हमारे देश के युवाओं, महिलाओं ने अपने टैलेंट और स्किल के दम पर कुछ नए प्रयोग शुरू किए हैं। बिहार में कई वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने मधुबनी पेंटिंग वाले मास्क बनाना शुरू किया है और देखते ही देखते ये खूब पॉपुलर हो गए। ये मधुबनी मास्क एक तरह से अपनी परंपरा का प्रचार तो करते ही हैं, लोगों को स्वास्थ्य के साथ रोजगारी भी दे रहे हैं। आप जानते ही हैं, नॉर्थ ईस्ट में बैम्बू यानी बांस कितनी बड़ी मात्रा में होता है। अब इसी बांस से त्रिपुरा, मणिपुर, असम के कारीगरों ने हाई क्वालिटी की पानी की बोतल और टिफिन बॉक्स बनाना शुरू किया है बाम्बू से। आप अगर इनकी क्वालिटी देखेंगे तो भरोसा नहीं होगा कि बांस की बोतलें भी इतनी शानदार हो सकती हैं और फिर ये बोतलें इको फ्रेंडली भी हैं। इन्हें जब बनाते हैं तो बांस को पहले नीम और दूसरे औषधीय पौधों के साथ उबाला जाता है। इससे इनमें औषधीय गुण भी आते हैं। छोटे छोटे स्थानीय प्रोडक्ट से कैसे बड़ी सफलता मिलती है, इसका एक उदाहरण झारखंड से भी मिलता है। झारखंड के बिशुनपुर में इन दिनों 30 से ज्यादा समूह मिलकर के लेमन ग्रास की खेती कर रहे हैं। लेमन ग्रास 4 महीनों में तैयार हो जाती है और उसका तेल बाजार में अच्छे दामों में बिकता है। इसकी आजकल काफी मांग भी है। मैं देश के 2 इलाकों के बारे में भी बात करना चाहता हूं। दोनों ही एक दूसरे से सैकड़ों किलोमीटर दूर है और अपने अपने तरीके से भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए
कुछ हटकर के काम कर रहे हैं। एक है लद्दाख और दूसरा है कच्छ। लेह और लद्दाख का नाम सामने आते ही खूबसूरत वादियां और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के दृश्य हमारे सामने आ जाते हैं। ताजी हवा के झोंके महसूस होने लगते हैं। वहीं कच्छ का जिक्र होते ही रेगिस्तान, दूर दूर तक रेगिस्तान, कहीं पेड़ पौधा भी नजर ना आए, ये सब हमारे सामने आ जाता है। लद्दाख में एक विशिष्ट फल होता है जिसका नाम चूली या एप्रिकॉट यानी खुबानी है। ये फसल इस क्षेत्र की इकोनॉमी को बदलने की क्षमता रखती है। परंतु अफसोस की बात यह है कि सप्लाई चेन, मौसम की मार जैसी अनेक चुनौतियों से ये जूझता रहता है। इसकी कम से कम बर्बादी हो, इसके लिए आजकल एक नए इनोवेशन का इस्तेमाल शुरू हुआ है। एक ड्यूअल सिस्टम है जिसका नाम है सोलर एप्रिकॉट ड्रायर एंड स्पेस हीटर। ये खुबानी और दूसरे अन्य फलों एवं सब्जियों को जरूरत के अनुसार सूखा सकता है, और वो भी हाइजीनिक तरीके से। पहले जब खुबानी को खेतों के पास सुखाते थे तो इससे बर्बादी तो होती ही थी, साथ ही धूल और बारिश के पानी की वजह से फलों की क्वालिटी भी प्रभावित होती थी। दूसरी ओर आजकल कच्छ में किसान ड्रैगन फ्रूट्स की खेती के लिए सराहनीय प्रयास कर रहे हैं। बहुत से लोग जब सुनते हैं तो उन्हें आश्चर्य होता है, कच्छ और ड्रैगन फ्रूट्स, लेकिन वहां आज कई किसान इस कार्य में जुटे हैं। फल की गुणवत्ता और कम जमीन में ज्यादा उत्पाद को लेकर काफी इनोवेशन किए जा रहे हैं। मुझे बताया गया है कि ड्रैगन फ्रूट्स की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है, विशेषकर नाश्ते में इस्तेमाल काफी बढ़ा है। कच्छ के किसानों का संकल्प है कि देश को ड्रैगन फ्रूट्स का आयात न करना पड़े। यही तो आत्मनिर्भरता की बात है। साथियों, जब हम कुछ नया करने का सोचते हैं, इनोवेटिव सोचते हैं, तो ऐसे काम भी संभव हो जाते हैं जिनकी आम तौर पर कोई कल्पना नहीं करता। जैसे कि बिहार के कुछ युवाओं को ही लीजिए। पहले सामान्य नौकरी करते थे। एक दिन उन्होंने तय किया कि वो मोती यानी पर्ल्स की खेती करेंगे। उनके क्षेत्र में लोगों को इस बारे में बहुत पता नहीं था, लेकिन इन लोगों ने पहले सारी जानकारी जुटाई, जयपुर और भुवनेश्वर जाकर ट्रेनिंग ली और अपने गांव में ही मोती की खेती शुरू कर दी। आज ये स्वयं तो इससे काफी कमाई कर ही रहे हैं। उन्होंने मुजफ्फरपुर, बेगूसराय और पटना में अन्य राज्यों से लौटे प्रवासी मजदूरों को इसकी ट्रेनिंग देनी भी शुरू कर दी है। कितने ही लोगों के लिए इससे आत्मनिर्भरता के रास्ते खुल गए हैं। साथियों, अभी कुछ दिन बाद रक्षाबंधन का पावन पर्व आ रहा है। मैं इन दिनों देख रहा हूं कि कई लोग और संस्थाएं इस बार रक्षाबंधन को अलग तरीके से मनाने का अभियान चला रहे हैं। कई लोग इसे वोकल फॉर लोकल से भी जोड़ रहे हैं, और बात भी सही है। हमारे पर्व हमारे समाज के, हमारे घर के पास ही किसी व्यक्ति का व्यापार बढ़े, उसका भी पर्व खुशहाल हो, तब पर्व का आनंद कुछ और ही हो जाता है। सभी देशवासियों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे है। भारत का हैंडलूम, हमारा हैंडीक्राफ्ट अपने आप में सैकड़ों वर्षों का गौरवमय इतिहास समेटे हुए है। हम सभी का प्रयास होना चाहिए कि न सिर्फ भारतीय हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें, बल्कि इसके बारे में हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताना भी चाहिए। भारत का हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट कितना रिच है, इसमें कितनी विविधता है, ये दुनिया जितना ज्यादा जानेगी उतना ही हमारे लोकल कारीगरों और बुनकरों को लाभ होगा। साथियों, विशेषकर मेरे युवा साथियों, हमारा देश बदल रहा है। कैसे बदल रहा है, कितनी तेजी से बदल रहा है, कैसे कैसे क्षेत्रों में बदल रहा है। एक सकारात्मक सोच के साथ अगर निगाह डालें तो हम खुद अचंभित रह जाएंगे। एक समय था जब खेलकूद से लेकर के अन्य सेक्टर्स में अधिकतर लोग
या तो बड़े बड़े शहरों से होते थे, या बड़े बड़े परिवार से, या फिर नामी गिरामी स्कूल या कॉलेज से होते थे। अब देश बदल रहा है। गांवों से, छोटे शहरों से, सामान्य परिवार से हमारे युवा आगे आ रहे हैं, सफलता के नए शिखर चूम रहे हैं। ये लोग संकटों के बीच भी नए नए सपने संजोते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कुछ ऐसा ही हमें अभी हाल ही में जो बोर्ड एग्जाम्स के रिजल्ट आए उसमें भी दिखता है। आज मन की बात में हम कुछ ऐसे ही प्रतिभाशाली बेटे बेटियों से बात करते हैं। ऐसी ही एक प्रतिभाशाली बेटी है कृतिका नांदल। कृतिका जी हरियाणा में पानीपत से हैं। हेलो कृतिका जी, नमस्ते। नमस्ते सर। इतने अच्छे परिणाम के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर। और आपको तो इन दिनों टेलीफोन लेते लेते भी आप थक गई होगी, इतने सारे लोगों के फोन आते होंगे। जी सर। और जो लोग बधाई देते हैं वो भी गर्व महसूस करते होंगे कि वो आपको जानते हैं। आपको कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है। पेरेंट्स को प्राउड फील करा के खुद को भी इतना प्राउड फील हो रहा है। अच्छा, ये बताइए कि आपकी सबसे बड़ी प्रेरणा कौन है? सर मेरी मम्मी है सबसे बड़ी प्रेरणा तो मेरी। वाह। अच्छा, आप मम्मी से क्या सीख रही है? सर उन्होंने अपनी जिंदगी में इतनी मुश्किलें देखी फिर भी वो इतनी बोल्ड और इतनी स्ट्रोंग है। सर उन्हें देख देख के इतनी प्रेरणा मिलती है कि मैं भी उन्हीं की तरह बनूं। माँ कितनी पढ़ी लिखी हैं? सर बीए की है उन्होंने। बीए किया हुआ है? जी सर। अच्छा, तो माँ आपको सिखाती भी होगी? जी सर सिखाती हैं, दुनियादारी के बारे में हर बात बताती है। वह डांटती भी होगी? जी सर डांटती भी है। अच्छा बेटा, आप आगे क्या करना चाहती हैं? सर हम डॉक्टर बनना चाहते हैं। अरे वाह। एमबीबीएस। देखिए, डॉक्टर बनना आसान काम नहीं है। जी सर। डिग्री तो प्राप्त कर लेगी क्योंकि आप बड़ी तेजस्वी हो बेटा, लेकिन डॉक्टर का जीवन जो है वो समाज के लिए बहुत समर्पित होता है। जी सर। उसको कभी रात को चैन से सो भी नहीं सकता है, कभी भी पेशेंट का फोन आ जाता है, अस्पताल से फोन आ जाता है, उसको दौड़ना पड़ता है। एक प्रकार से 24/7 365 डेज डॉक्टर की जिंदगी लोगों की सेवा में लगी रहती है। यस सर। और खतरा भी रहता है क्योंकि कभी पता नहीं आजकल के जिस प्रकार की बीमारियां हैं, तो डॉक्टर के सामने भी बहुत बड़ा संकट रहता है। जी सर। अच्छा कृतिका, हरियाणा तो खेलकूद में पूरे हिंदुस्तान के लिए हमेशा ही प्रेरणा देने वाला, प्रोत्साहन देने वाला राज्य रहा है। हाँ जी सर। तो आप भी तो कुछ खेलकूद में भाग लेती हैं क्या? कुछ खेलकूद पसंद है क्या आपको? सर बास्केटबॉल खेलते थे स्कूल में थे जब। अच्छा, आपकी ऊंचाई कितनी है? ज्यादा है ऊंचाई? नहीं सर 5'2" की है। अच्छा, तो फिर तुम्हारे खेल में पसंद करते हैं? सर वो तो बस पैशन है, खेल लेते हैं। अच्छा अच्छा। चलिए कृतिका जी, आपके माता जी को मेरी तरफ से प्रणाम कहिए। उन्होंने आपको इस प्रकार के योग्य बनाया, आपके जीवन को बनाया। आपकी माता जी को प्रणाम और आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। आइए अब हम चलते हैं केरला, एर्नाकुलम। केरला के नौजवान से बात करेंगे। हेलो। हेलो सर, नमस्कार। सो विनायक, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। शाबाश विनायक, शाबाश। थैंक तो यू हाउ इज द जोश? हाय सर। डू यू प्ले एनी स्पोर्ट? बैडमिंटन। Badminton यस। in a school, or you had any chance to take a training? No, in school we have already get some training Mm-hmm. from our teachers. Ah, So thus, and we get opportunity to participate outside wow. from the school itself. How many states you have visited? I have visited only Kerala and Tamil Nadu. Only Kerala and Tamil Nadu. Yes. So would you like to visit Delhi? Yes sir, now I am applying Delhi University for my higher studies. Wow, so you are coming to Delhi. Yes sir. Hmm. Tell me, do you have any message for fellow students who will give board exams in future? Hard work and proper time utilization. So it's a perfect time management. Yes sir. So Vinayak, I would like to know your hobbies. First of all, badminton, Mm-hmm. and then reading. Mm-hmm. So are you active on social media? No, we are not allowed to use any electronic items or gadgets in the school. So you are lucky. Yes sir.
Well, Vinayak, congratulations again and wish you all the best. Thank you, sir. आइए हम उत्तर प्रदेश चलते हैं। उत्तर प्रदेश में अमरोहा के श्रीमान उस्मान सैफी से बात करेंगे। हेलो उस्मान, बहुत बहुत बधाई, आपको ढेरों ढेरों बधाई। थैंक यू सर। अच्छा, अब उस्मान बताइए कि आपने जो चाहा था वही रिजल्ट मिला कि कुछ कम आया? नहीं, जो चाहा था वही मिला है। मेरे पेरेंट्स भी बहुत खुश हैं। वाह अच्छा, परिवार में और भाई भी बहुत इतने ही तेजस्वी हैं कि घर में आप ही हैं जो इतने तेजस्वी हैं? सिर्फ मैं ही हूँ। मेरा भाई वो थोड़ा सा शरारती है, हाँ। बाकी मुझे लेकर बहुत खुश रहता है। अच्छा अच्छा अच्छा, आप जब पढ़ रहे थे तो उस्मान आपका पसंदीदा विषय क्या था? मैथमेटिक्स। अरे वाह, तो मैथमेटिक्स में क्या रुचि रहती थी, कैसे हुआ, किस टीचर ने आपको प्रेरित किया? जी, हमारे एक सब्जेक्ट टीचर रजत सर, हम्म। उन्होंने मुझे प्रेरणा दी और वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और मैथमेटिक्स शुरू से ही मेरा अच्छा रहा है और वो काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है। हम्म। तो जितना ज़्यादा करते हैं उतना ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, तो इसलिए मेरा फेवरेट सब्जेक्ट। हम्म। आपको मालूम है एक ऑनलाइन वैदिक मैथमेटिक्स के क्लासेस चलते हैं? यस सर। हाँ, कभी ट्राई किया है इसका? नहीं सर, अभी नहीं किया। आप देखिए, बहुत सारे आपके दोस्तों को लगेगा जैसे आप जादूगर है, क्योंकि कंप्यूटर की स्पीड से आप गिनती कर सकते हैं। वैदिक मैथमेटिक्स की बहुत सरल टेक्निक्स हैं और आजकल वो ऑनलाइन पर भी अवेलेबल होते हैं। जी सर। क्योंकि आपकी मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है तो बहुत सी नई नई चीजें भी आप दे सकते हैं। जी सर। अच्छा उस्मान, आप खाली समय में क्या करते हैं? खाली समय में सर कुछ ना कुछ लिखता रहता हूँ मैं। मुझे लिखने में बहुत इंटरेस्ट आता है। अरे वाह, मतलब आप मैथमेटिक्स में रुचि लेते हैं, लिटरेचर में भी रुचि लेते हैं? यस सर। क्या लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं, शायरियां लिखते हैं? कुछ भी करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी टॉपिक हो उस पर लिखता रहता हूँ। हाँ। नई नई जानकारियाँ मिलती रहती हैं, जैसे जीएसटी चला था और हमारा नोटबंदी, सब चीज। अरे वाह, कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए आगे का क्या प्लान बना रहे हैं? सर मेरा जी मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर हो चुका है और अब मैं सितंबर के लिए सेकंड अटेम्प्ट में अब बैठूंगा। मेरा मेन एम है कि मैं पहले आईआईटी से बैचलर डिग्री लूं और उसके बाद सिविल सर्विसेज में जाऊं और एक आईएएस बनूं। अरे वाह, अच्छा आप टेक्नोलॉजी में भी रुचि लेते हैं? यस सर, इसलिए मैंने आईटी ऑप्ट किया है। फर्स्ट टाइम बैच था आईटी का। अच्छा, चलिए उस्मान, मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं हैं। और आपका भाई शरारती है तो आपका समय भी अच्छा जाता होगा। और आपके माताजी पिताजी को भी मेरी तरफ से प्रणाम कहिए, उन्होंने आपको इस प्रकार से अवसर दिया, आपका हौसला बुलंद किया। और ये मुझे अच्छा लगा कि आप पढ़ाई के साथ साथ करंट इश्यूज पर अध्ययन भी करते हैं और लिखते भी हैं। देखिए, लिखने का फायदा ये होता है कि आपके विचार में शार्पनेस आती है। बहुत बहुत अच्छा फायदा होता है लिखने से। तो बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से। थैंक यू सर। आइए चलिए फिर एकदम से नीचे साउथ में चले जाते हैं, तमिलनाडु। नामक्कल से बेटी कनिका से बात करेंगे। और कनिका की बात तो बहुत ही इंस्पिरेशनल है। कनिका जी, वणक्कम। वणक्कम सर। हाउ आर यू? फाइन सर। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वुड लाइक टू congratulate you for your great success. थैंक यू सर। When I hear of Namakkal, I think of the Anjaneya temple. यस सर। Now I will also remember my interaction with you. यस सर। So, congratulations again. थैंक यू सर। You would have worked very hard for exams. How was your experience while preparing? I was working hard from the start, so I didn't expect this result, but I have written well, so I will get a good result. What were your expectation? 485 or 486, like that I thought, sir. And now? 490. So, what is the reaction of your family members and your teachers? They were so happy and they were so proud, sir. Which was your favorite subject? Mathematics. Oh, and what are your future plans? I am going to become a doctor, if possible, in AFMC, sir. Mm-hmm. And your family members are also in a medical profession or somewhere else? Oh, sir, my father is a driver, but my sister is studying MBBS, sir. Arre wow. So first of all, I will do the pranam to your father, who is taking lot of care of your sister and yourself. It's a great service he is doing. Yes, sir. And it's an inspiration for all. Yes, sir. So my congratulations to you, your sister and your father and your family. Thank you, sir. साथियों, ऐसे और भी कितने युवा दोस्त हैं, कठिन परिस्थितियों में भी
जिनके हौसले की, जिनकी सफलता की कहानियां हमें प्रेरित करती हैं। मेरा मन था कि ज्यादा से ज्यादा युवा साथियों से बात करने का मौका मिले, लेकिन समय की भी कुछ मर्यादाएं रहती हैं। मैं सभी युवा साथियों को यह आग्रह करूंगा कि वो अपनी कहानी, अपनी जुबानी जो देश को प्रेरित कर सके, वो हम सबके साथ जरूर साझा करें। मेरे प्यारे देशवासियों, 7 समंदर पार भारत से हजारों मील दूर एक छोटा सा देश है जिसका नाम है सूरीनाम। भारत के सूरीनाम के साथ बहुत ही करीबी संबंध है। 100 साल से भी ज्यादा समय पहले भारत से लोग वहां गए और उसे ही अपना घर बना लिया। आज चौथी, 5वीं पीढ़ी वहां पर है। आज सूरीनाम में 1/4 से अधिक लोग भारतीय मूल के हैं। क्या आप जानते हैं, वहां की आम भाषाओं में से एक सरनामी भी भोजपुरी की ही एक बोली है। इन सांस्कृतिक संबंधों को लेकर हम भारतीय काफी गर्व महसूस करते हैं। हाल ही में श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी सूरीनाम के नए राष्ट्रपति बने हैं। वे भारत के मित्र हैं और उन्होंने साल 2018 में आयोजित पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन PIO पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस में भी हिस्सा लिया था। श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी जी ने शपथ की शुरुआत वेद मंत्रों के साथ की। वे संस्कृत में बोले, उन्होंने वेदों का उल्लेख किया और ओम शांति 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 के साथ अपनी शपथ पूर्ण करी। अपने हाथ में वेद लेकर वे बोले, मैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी। और आगे उन्होंने शपथ में क्या कहा, उन्होंने वेद का ही एक मंत्र का उच्चारण किया। उन्होंने कहा, ओम अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तच्छकेयम तन्मे रद्यताम इदमहम नुतात सत्यमुपैमि। यानी, हे अग्नि, संकल्प के देवता, मैं एक प्रतिज्ञा कर रहा हूं, मुझे इसके लिए शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करें। मुझे असत्य से दूर रहने और सत्य की ओर जाने का आशीर्वाद प्रदान करें। सच में यह हम सभी के लिए गौरवान्वित होने वाली बात है। मैं श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी को बधाई देता हूं और अपने राष्ट्र की सेवा करने के लिए 130 करोड़ भारतीयों की ओर से उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, इस समय बारिश का मौसम भी है। पिछली बार भी मैंने आपसे कहा था कि बरसात में गंदगी और उनसे होने वाली बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, अस्पतालों में भीड़ भी बढ़ जाती है। इसलिए आप साफ सफाई पर बहुत ज्यादा ध्यान दें। इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीजें, आयुर्वेदिक काढ़ा वगैरह लेते रहें। कोरोना संक्रमण के समय में हम अन्य बीमारियों से दूर रहें। हमें अस्पताल के चक्कर न लगाने पड़े, इसका पूरा ख्याल रखना होगा। साथियों, बारिश के मौसम में देश का एक बड़ा हिस्सा बाढ़ से भी जूझ रहा है। बिहार, असम जैसे राज्यों के कई क्षेत्रों में तो बाढ़ ने काफी मुश्किलें पैदा की हुई है। यानी एक तरफ कोरोना है तो दूसरी तरफ ये एक और चुनौती है। ऐसे में सभी सरकारें, NDRF की टीमें, राज्य की आपदा नियंत्रण टीमें, स्वयंसेवी संस्थाएं सब एक साथ मिलकर जुटे हुए हैं। हर तरह से राहत और बचाव के काम कर रहे हैं। इस आपदा से प्रभावित सभी लोगों के साथ पूरा देश खड़ा है। साथियों, अगली बार जब हम मन की बात में मिलेंगे, उसके पहले ही 15 अगस्त भी आने वाला है। इस बार 15 अगस्त भी अलग परिस्थितियों में होगा। कोरोना महामारी की इस आपदा के बीच होगा। मेरा अपने युवाओं से, सभी देशवासियों से अनुरोध है कि हम स्वतंत्रता दिवस पर महामारी से आजादी का संकल्प लें, आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लें, कुछ नया सीखने और सिखाने का संकल्प लें, अपने कर्तव्यों के पालन का संकल्प लें। हमारा देश आज जिस ऊंचाई पर है, वो कई ऐसी महान विभूतियों की तपस्या की वजह से हैं जिन्होंने राष्ट्र निर्माण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया।
उन्हीं महान विभूतियों में से एक है लोकमान्य तिलक। 1 अगस्त 2020 को लोकमान्य तिलक जी की 100वीं पुण्यतिथि है। लोकमान्य तिलक जी का जीवन हम सभी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है, हम सभी को बहुत कुछ सिखाता है। अगली बार जब हम मिलेंगे तो फिर ढेर सारी बातें करेंगे, मिलकर कुछ नया सीखेंगे और सबके साथ साझा करेंगे। आप सब अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए। सभी देशवासियों को आने वाले सभी पर्वों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। Prime Minister Narendra Modi addressing the nation through Mann Ki Baat, his monthly radio program Mann Ki Baat. This was the 67th edition of Mann Ki Baat. This program